नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस शो में अगले आधे घंटे में आपके फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे। निवेश और इंश्योरेंस से जुड़े सवालों के जवाब आपको इस शो में आज दिए जाएंगे। इस शो में हम डेफिनेटली आपके सवालों के जवाब देंगे, लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आपको भी अपने कोई सवाल हम तक पहुंचाने हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। यूट्यूब पर अगर हमें लाइव देख रहे हैं तो वहाँ भी आपके सवाल जो है हम तक आप पहुँचा सकते हैं और हम एक एक करके जो है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आज शो की शुरुआत हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से। अक्सर आपने सुना होगा कि आपको इमरजेंसी फंड बनाना है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूं कि हेल्थ इमरजेंसी फंड कैसे बनाया जाता है, क्योंकि सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस काफी नहीं होता, मेडिकल फंड भी बनाना जरूरी है। और ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, इसका आसान जवाब आज हम समझेंगे शो में। तो बहुत लोग ये समझते हैं कि क्या सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस रिटायरमेंट के लिए काफ़ी है, रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी बिताने के लिए काफ़ी है? तो इसका सीधा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ आपको एक अलग मेडिकल फंड भी बनाना चाहिए। और आज हम जो बात करने वाले हैं उसमें यही समझेंगे कि मेडिकल फंड क्या है, कितना होना चाहिए और इसको कैसे बनाएं। और सिर्फ इंश्योरेंस ही काफ़ी क्यों नहीं है? तो हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ सीमाएं होती हैं, जैसा कि अगर आप नहीं जानते हैं तो समझना बहुत ज़रूरी है। खासतौर से अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें, खासकर हम कुछ ऐसे लोगों की बात करें जिनकी बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस ऑलरेडी हैं, उनको एक पूर्ण कवर नहीं मिलता है। बहुत एक्सक्लूजन्स होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से, बहुत शर्तें भी होती हैं कई बार। तो कई सारे खर्च, जैसे कि मैं आपको बता ही रही थी, ओपीडी हुआ, दवाइयाँ हुई, टेस्ट हुए, वो कवर नहीं होते। को पेमेंट आपको अलग देना पड़ता है, कई बार क्लेम में समय लग जाता है, उम्र बढ़ने पर प्रीमियम भी बढ़ता है, कवर लिमिट जो है वो खत्म हो सकती है। रिटायरमेंट के बाद अस्पताल के खर्च जो हैं दरअसल बढ़ जाते हैं। इसीलिए सिर्फ इंश्योरेंस कवर पर डिपेंडेंट नहीं रहा जा सकता है। मेडिकल कंटिजेंसी फंड क्या होता है? ये एक अलग बचत या निवेश है जो सिर्फ मेडिकल खर्च के लिए रखा जा सकता है। आप जानते होंगे इमरजेंसी फंड बनाने का नुस्खा आपको हमेशा हम बताते रहते हैं शो में कि आपकी जो सैलरी है लगभग 8 से 12 महीने की, उसको आप अलग से इमरजेंसी फंड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। आप एसआईपी भी कर सकते हैं। इसका उपयोग डेफिनेटली आपके बाकी खर्चों में भी होगा, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस फंड के तहत अगर हम देखेंगे तो इसका उपयोग होता है इंश्योरेंस से बाहर के खर्चों को पूरा करने के लिए। अतिरिक्त बिल अगर आ जाए, दवाइयाँ या टेस्ट हो जाए, प्रीमियम भरने के लिए आपके पास पैसे नहीं हो तो इसमें से निकाला जा सकता है। ध्यान रखिए, ये पैसा आपके सामान्य इमरजेंसी फंड से अलग होना चाहिए, इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। अब तीसरा सवाल यह है कि आखिर कितना मेडिकल फंड होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप 50 साल के हैं और आपके पास 25 लाख का हेल्थ कवर है, तो कम से कम उसका आधा यानी 12 लाख का मेडिकल फंड आपके पास होना चाहिए। अगर बीमारी का जोखिम ज्यादा है तो इसको आप ज्यादा भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। अब समझिए कि ये जोड़ा कैसे जाता है, मतलब ये जो फंड है, ये जो पैसे हैं, आप कैसे जोड़ सकते हैं। पहले, अगर आप हर महीने 5,000 का निवेश करते हैं 10 साल तक, तो आपको मिल सकता है लगभग 9 से 10 लाख रुपए। अगर आप हर महीने का 10,000 निवेश करते हैं 10 साल तक, तो आपको मिल सकता है 18 से 20 लाख रुपए। मतलब साफ है कि यहाँ पर जो है आपको अच्छा होगा कि आप 10,000 के एसआईपी से शुरू करें और 8 से 10 साल में अगर हम देखें तो अच्छा मेडिकल फंड बन सकता है। लेकिन फिर भी आपके कन्वीनियंस पर डिपेंड करता है। शुरुआत कर देना निवेश की बहुत जरूरी है, बाकी जितना हो सके आप बढ़ा भी सकते हैं धीरे धीरे। अगर समय कम हो, देखिए अगर आपके पास मे बी 10 साल का समय नहीं है, तो अगर आप सिर्फ 5 साल के लिए ही निवेश करते हैं, लक्ष्य आपका 12 लाख है, तो आपको लगभग 15,000 से 17,000 हर महीने निवेश करना होगा। याद रखिए कि ज्यादा समय कम मासिक बोझ और कम समय ज्यादा निवेश राशि हर महीने आपको लगानी होगी। अब अगला सवाल कि पैसे कहां लगाएं। 5 साल के लिए, क्योंकि हम कम समय की बात कर रहे हैं, तो आप इसको किसी लिक्विड फंड में डाल सकते हैं, किसी शॉर्ट टर्म डेट फंड में डाल सकते हैं। अगर 5 से 10 साल है तो आप किसी बैलेंस्ड फंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की ओर अगर आप जाएं तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, जहां पे ज्यादा हिस्सा डेट का हो, वहां भी ये पैसे जो हैं वो रखे जा सकते हैं। या अगर आप स्वीप एफडी करना चाहते हैं तो उससे भी आप पैसे जोड़ सकते हैं। पैसा जरूरत पर तुरंत मिलना चाहिए, ये उसका उद्देश्य है, रिटर्न उद्देश्य नहीं है। और साथ ही पैसा
लॉक इन कहीं पर नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बड़ी ज़रूरी बात यह है कि आपको बड़ी बीमारी से ये तो बचाते ही हैं खर्चे जो भी हैं, आपके खर्चे पूरे हो जाते हैं इन केस ऑफ कोई बड़ी बीमारी है, सीरियस बीमारी है, मेडिकल और रोज़मर्रा और अतिरिक्त खर्च से भी आप बच जाते हैं। तो दोनों मिलाएं अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी भी और कॉर्पस भी, तो कहीं ना कहीं आपका जो सुरक्षा कवच है बढ़ते हुए मेडिकल एक्सपेंसेस के बीच वो कवर हो जाता है। तो रिटायरमेंट प्लानिंग में मेडिकल खर्च को नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आपकी उम्र 40 या 50 के पास है तो आज से ही मेडिकल फंड की शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंश्योरेंस ज़रूरी है लेकिन अकेला काफ़ी नहीं है। अगर चाहे तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि इंश्योरेंस कवर भी लेने में आपको डिले नहीं करना है, वो भी जल्दी लेना है और साथ ही आपको मेडिकल कॉर्पस भी जल्द से जल्द खड़ा करना है। चलिए और अब रुक करते हैं सवाल जवाब की ओर और हम आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करवाते हैं इस शो में। तो चलिए एक बार फिर से व्हाट्सएप नंबर फ्लैश कर देते हैं आपकी स्क्रीन पे, जहां पर अपने सवाल आप छोड़ सकते हैं और साथ ही यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल आप छोड़ सकते हैं ताकि हम उन सवालों को शो में शामिल करें और एक्सपर्ट से आपको सलाह भी दिलवाएं। और पंकज मटवाल हमारे आज के मेहमान जुड़ चुके हैं आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। पंकज जी नमस्कार और स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। ढेर सारे सवाल और कुछ सवालों की डिटेल्स में हमें कमी, लेकिन फिर भी सही डिटेल्स पाने के लिए कुछ मार्गदर्शन देना ज़रूरी होगा। और ऐसे में केदार दाते का सवाल मैं लूँगी और इनका और इनकी वाइफ का कंबाइंड पोर्टफोलियो में जो एसआईपी चल रही है वो लगभग 95,000 की, 75,000 इनकी, 20,000 ये कह रहे हैं इनकी वाइफ की चल रही है। 5 करोड़ इनका एक्यूमुलेशन अमाउंट है जो ये इकट्ठा करना चाहते हैं 15 सालों में। फिलहाल 30 लाख के आसपास पोर्टफोलियो वैल्यू है। फंड्स जो है शायद दोनों को मिलाकर 16 फंड है इनके पोर्टफोलियो में, मतलब इनके और इनकी वाइफ की पोर्टफोलियो में। फंड्स की मेरे पास डिटेल्स नहीं है, लेकिन जितनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इनकी, अगर इसी को कंटिन्यू करें तो कितना जोड़ पाएंगे, अगर इसी का ही हम जवाब दें इन्हें। कविता जी नमस्कार। जैसा आपने कहा कि स्कीम्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, अब यहाँ पर अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि कितना पैसा इकट्ठा कर पाएंगे तो एक नंबर तो पकड़ना पड़ेगा। तो यदि मैं ये मानकर चलूँ कि इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ यहाँ पर एज्यूम कर ली जाए, मान ली जाए, तब डेफिनेटली 75,000 रुपीज केदार जी अपने अकाउंट से कर रहे हैं और प्लस 20,000 रुपये की SIP बोल रहे हैं कि उनकी वाइफ के अकाउंट से है, यानी कि टोटल मिलाकर 95,000 रुपीज होता है। और 30 लाख रुपए ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके हैं। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो 15 साल में 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मानकर हम चल रहे हैं, तो करीब करीब 6 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो इनका टारगेट है 5 करोड़ का, जिसे ये आसानी से पूरा कर सकते हैं अगर ये इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है। लेकिन अगर पोर्टफोलियो जानकारी होती तो हम बता सकते थे कि डेट से हमें कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए, इक्विटी से कितना करना चाहिए, और स्कीम्स पर भी राय दी जा सकती थी, पर वो इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं है। बट इक्विटी के हिसाब से अगर बात करें 12% के हिसाब से, तो टारगेट अचीव होता हुआ आसानी से दिखाई दे रहा है। चलिए एक बात अच्छी है केदार के लिए कि उनका जो पोर्टफोलियो जिस तरह से, जिस सोच के लिए, जिस कॉर्पस के लिए उन्होंने बनाया है वो अचीव हो रहा है। फंड्स की डिटेल हमारे पास नहीं है, लेकिन 16 फंड्स हैं। अगर दोनों का पोर्टफोलियो मिलाकर हम पकड़े तो क्या ज़्यादा होंगे 16 फंड्स? बिल्कुल, देखिए अगर हम ऐसा ही मानकर चलें कि 16 फंड्स हैं, बट एक में सिर्फ 20,000 की SIP है, दूसरे में 75,000 की है, तो 8-8 फंड अगर रखे हैं तो भी सही नहीं होगा। और अगर 20,000 के पोर्टफोलियो में मान लीजिए 4 स्कीम है, तो इसका मतलब बाकी की जो 12 स्कीम है वो दूसरे पोर्टफोलियो में है। तो कहीं ना कहीं ज्यादा तो स्कीम लग रही हैं, बट जब तक उन स्कीम्स के बारे में जानकारी नहीं हो कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, किस तरह का डाइवर्सिफिकेशन है, क्या ये पोर्टफोलियो एक इस तरह बनाया गया है कि कुछ स्कीम कोर पोर्टफोलियो में है और कुछ सैटेलाइट पोर्टफोलियो यानी शॉर्ट टर्म में कुछ मार्केट का बेनिफिट लेने के लिए कुछ स्कीम ऐड की गई हैं। तो जब तक पूरा पोर्टफोलियो सामने नहीं हो तब तक स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल है। बट यस, 16 स्कीम ज्यादा लग रही है। चलिए 16 स्कीम ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन केदार अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो फिर आपको अपना सवाल हम तक पहुंचाना होगा। और अपना सवाल आपने क्योंकि पहुंचाया है उसकी डिटेलिंग नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास फंड्स के नाम नहीं है, तो आपकी सहायता फंड स्पेसिफिक वे में हम नहीं कर पाएंगे। तो अपने सवाल हम तक एक बार फिर पहुँचाइएगा, आपकी बार पूरे फंड्स की डिटेल्स के साथ। मन्नू सिंह का सवाल लेंगे। इनके पोर्टफोलियो में इन्होंने निपॉन इंडिया का फ्लेक्सी कैप रखा हुआ है, 3,000 की SIP कर रहे हैं पंकज जी, और इन्होंने 3,000 रुपये और ऐड कर दिए हैं, यानी 6,000 की SIP चल रही है। 15 से 20 साल तक कह रहे हैं कि होल्ड कर पाएंगे। अब
सवाल ये है कि क्या यही फंड पर्याप्त है या नहीं। 6,000 की एसआईपी के लिए एक और फंड जोड़ा जा सकता है पोर्टफोलियो में, लेकिन निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप बाकी फ्लेक्सी कैप फंड से कितना अलग होगा? बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी भी नए इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सी कैप एक अच्छी चॉइस है, क्योंकि डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में डिफरेंट तरह के मार्केट कैप्स अलग अलग तरह से परफॉर्म करते हैं। पर फ्लेक्सी कैप फंड की खासियत यह है कि यहाँ पर फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कब उन्हें किस तरह के मार्केट सेगमेंट में, यानी कि लार्ज कैप में, मिड कैप में या स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम या ज्यादा करना है। और यदि बात की जाए निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की, तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो में जो लास्ट डिस्क्लोजर है उसके हिसाब से 87 स्टॉक्स है। और इस फंड को ध्रुमिल शाह और मीनाक्षी डावर जॉइंटली मैनेज करते हैं, जो कि काफी एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी चॉइस है, बिल्कुल इस फंड में बने रह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर पहले से इन्वेस्टमेंट किया हुआ था 3,000 का और उसमें और ऐड किया 3,000 रुपया, तो क्या इसी में किया है कि नई स्कीम में किया है? अगर इसमें किया है तो भी मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर 6,000 में 2 स्कीम करनी हो तो मेरे हिसाब से एक जैसे कि फ्लेक्सी कैप है, दूसरी स्कीम मल्टी कैप हो सकती है। तो ये कॉम्बिनेशन जो होता है फ्लेक्सी कैप का, जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर के हाथ में कि वो कब कहां पर ज्यादा एलोकेशन करेंगे, कब कम करेंगे। जैसे कि निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में इस वक्त पर ज्यादा एलोकेशन लार्ज कैप का है। और मल्टी कैप में क्या होता है कि हर वक्त पर आपका एलोकेशन मिनिमम 25%, जो टोटल असेट है उस स्कीम का, वो 25% लार्ज कैप में, 25 मिड कैप में, 25 स्मॉल कैप में होना जरूरी होता है। अच्छा, इसका फायदा नुकसान क्या होता है ये बता दूं मैं कविता जी। कई बार क्या होता है ना कि हमने देखा कि 2021 से लेके 2024 तक जब स्मॉल कैप में रैली थी, उस वक्त कई फ्लेक्सी कैप फंड थे जिनका एलोकेशन उस वक्त भी लार्ज कैप में ज्यादा था। तो उस वक्त दिखाई दिया कि वो स्कीम मार्केट के हिसाब से अगर हम बात करें तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में एक रैली चल रही थी। तो ऐसे में क्या होता है यदि आपका निवेश फ्लेक्सी कैप में है, जहां पर फंड मैनेजर अपने हिसाब से एलोकेशन तय कर रहे हैं, और साथ में एक मल्टी कैप है जहां पर आपके पास हर वक्त पर मिड कैप स्मॉल कैप भी है, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो मेरी मनु को भी राय है कि अगर दूसरी स्कीम जो है वो फ्लेक्सी कैप में नहीं ऐड की हुई है, तो मल्टी कैप है तो अच्छी चॉइस होगी। ऐसा ये देख सकते हैं। हम्म। चलिए, तो एक मल्टी कैप फंड जो है आपको रेकमेंड किया जा रहा है फ्लेक्सी कैप के साथ ऐड करने के लिए। और क्योंकि टाइम होराइजन बहुत लंबा है पंकज जी, सिर्फ 2 फंड्स में तो इनको तय नहीं रहना है, सीमित नहीं रहना है। जैसे जैसे इनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सपोजर को बढ़ाएं। अब एक मल्टी कैप जोड़ दिया है, उसके बाद अगर 2,000 से और या थोड़ा सा और अगर राशि बढ़ाते हैं तो एक और कोई नया फंड डाल दें। बिल्कुल, उसके बाद आप मिड कैप ऐड करें, उसके बाद स्मॉल कैप ऐड करें। बट कविता जी, मुझे बहुत अच्छा लगा इन्होंने शुरुआत फ्लेक्सी कैप से की, स्मॉल कैप से नहीं की। बिकॉज कई बार हम देखते हैं कि नया इन्वेस्टर आता है और वो कई बार वो डिपेंड भी करता है कि उस सेगमेंट के रिटर्न्स कैसे रहे हैं रिसेंट पास्ट में, लेकिन स्मॉल कैप से शुरुआत कर देता है। तो नए इन्वेस्टर को या तो लार्ज कैप से शुरुआत करनी चाहिए या फ्लेक्सी कैप से शुरुआत करनी चाहिए। और यहां पर एक अच्छी बात है कि मनु ने फ्लेक्सी कैप से शुरुआत की है। आगे चलकर मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंटरनेशनल फंड, इन सभी को भी पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। चलिए मन्नू, पहला स्टेप आपने अच्छा लिया है फ्लेक्सी कैप का। आप एक मल्टी कैप लें, उसके बाद धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को और डाइवर्सिफाई करें। संजय कुमार जी का सवाल लेंगे। इन्होंने म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया हुआ है, पीपीएफ और एनपीएस की भी निवेश की डिटेल्स हमें दी हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5,000 रुपीज़, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 5,500, मेरा एसेट का लार्ज कैप 2,500, बंधन का स्मॉल कैप 3,000, कैनरा बैंक का स्मॉल कैप है, इनके पास 2,000 रुपये निवेश कर रहे हैं। फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी 2,500, मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर में 1,000 रुपये। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में इन्होंने पैसे लगा रखे हैं, अभी एसआईपी स्टॉप है, 6 लाख वैल्यू है। टोटल पोर्टफोलियो इनका 15 लाख का है और 12 साल तक जो है लगभग निवेश करेंगे और 1.5 से 2 करोड़ रुपए इनको इकट्ठा करने का इरादा है। तो चलिए, सबसे पहले मेरे ख्याल से टैक्स सेवर फंड जो है एक्सिस का, उसी से हम शुरुआत करते हैं। उन्होंने एसआईपी यहाँ रोक रखी है, पूछ रहे हैं कि आगे किस फंड में पैसे लगा सकते हैं। साथ ही म्यूरा एसेट के लार्ज कैप में और कैनरा बैंक के स्मॉल कैप में इनको परफॉर्मेंस से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उसमें भी क्या एसआईपी बंद करके कहीं और शुरू कर सकते हैं, पूछ रहे हैं।
कविता जी, पहली बात तो है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को लेकर, जिसका नाम बदलकर अब एक्सिस ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड हो गया है। तो आगे की एसआईपी बंद कर दी है, तो शायद इन्हें अभी जरूरत नहीं होगी उसकी टैक्स सेविंग के हिसाब से। हो सकता है न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल कर रहे हों, लेकिन जो पैसा ऑलरेडी इकट्ठा हो गया है, मेरे हिसाब से इन्हें बने रहना चाहिए। क्योंकि स्कीम के अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है। लास्ट 1 ईयर में भी जिस तरह का मार्केट में काफी उतार चढ़ाव रहा है, स्कीम ने करीब 11% का रिटर्न दिया है। और अगर हम सिंस इंसेप्शन कहें तो ये स्कीम करीब 15% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ पर ग्रो हुई है। तो मेरे हिसाब से स्कीम खराब नहीं है। बट अगर आपको निकलना है तो जो स्कीम आपके पोर्टफोलियो में है उनको देखते हुए मैं कहूंगा कि लार्ज एंड मिड कैप फंड ऐड किया जा सकता है। और ऐसे में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड की तरफ आप देख सकते हैं। तो यदि आप चाहें तो बने रहें लॉन्ग टर्म तक इस स्कीम में। भले ही आपको आगे की जरूरत नहीं है, बट जो पैसा इकट्ठा हो गया है वो ग्रो होता रहेगा मार्केट के हिसाब से। और अगर आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड की तरफ देखा जा सकता है। और दूसरे जो सवाल है कविता जी, उनके बिल्कुल। उत्तर दे दिए जाएं। जी जी बिल्कुल, बाकी के फंड्स कैसे हैं वो बताइएगा। बाकी पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से वेल डाइवर्सिफाइड है। इनकी जो चिंता है, जो आपने कहा कि मेरे एसेट लार्ज कैप फंड और साथ ही कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड को लेकर, देखिए क्या होता है। मैं दो चीजें यहाँ पे कहूंगा। एक तो मार्केट सेगमेंट के हिसाब से समय समय पर आप देखते हैं कि कभी लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म करता है तो कभी स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म करता है। बट पोर्टफोलियो में दोनों की जरूरत होती है। आप ऐसा नहीं देख सकते हैं कि अगर पिछले कुछ समय में मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइप के मार्केट कैप ने बेहतर परफॉर्म किया है तो आप पूरा पैसा वहां पर लगा दें। तो मेरे हिसाब से मेरे एसेट लार्ज कैप फंड में इन्हें बने रहना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक कैनरा रुपए को स्मॉल कैप फंड की बात है, फंड अच्छा है। अब क्योंकि इन्होंने बंधन स्मॉल कैप फंड में भी निवेश किया हुआ है, जिसकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर रही है। लेकिन क्या होता है कि फंड मैनेजर्स के अपने स्टाइल्स होते हैं। बट अगर आप बात करें 15 साल की, 15 साल में एक बात तय है कि एक ही फंड हमेशा नंबर 1 नहीं रहेगा। तो अलग अलग स्टाइल काम करते हैं अलग अलग टाइम पर। तो अगर आपने निवेश बंधन स्मॉल कैप फंड में किया हुआ है और साथ में कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में भी किया है, मेरे हिसाब से आप दोनों में बने रह सकते हैं। सिर्फ इस बात को देखते हुए कि इस स्कीम ने दूसरे के मुकाबले अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, आपको अपने डिसीजन नहीं बदलना चाहिए। जब निवेश की शुरुआत की थी यही सोच के की होगी आपने कि फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आगे भी उम्मीद रख सकते हैं। बट अगर आपको निकलना ही हो स्मॉल कैप से तो फिर कोई नया फंड ऐड करने की बजाय आप बंधन स्मॉल कैप फंड में ही ऐड कर सकते हैं। या फिर नया ही ऐड करना है तो मेरे एसेट स्मॉल कैप फंड मुझे अच्छा लगता है। तो सारी चॉइसेस मैंने आपको बताई हैं। पहली बात तो यह है कि बार बार स्कीम स्विच नहीं करनी चाहिए। थोड़े समय के लिए अगर कोई स्कीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है बट फंड हाउस पर आपका भरोसा है, फंड मैनेजर पर भरोसा है, तो उम्मीद रखिए कि फंड मैनेजर कुछ बदलाव करेंगे पोर्टफोलियो में और आने वाले समय में वो स्कीम भी अच्छा परफॉर्म करेगी। हम्म। और रही बात टारगेट की, ये भी जी बात कर लेते हैं। जी। तो यहां पर अगर हम मानकर चले कि एनपीएस में 1,000 रुपए और 21,500 रुपए म्यूचुअल फंड में, तो 22,500 रुपए की एसआईपी से 12 साल में, और जो ऑलरेडी इन्होंने इकट्ठा कर लिया है 15 लाख रुपए, उसको भी जोड़ ले तो 1,28,00,000 रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। और अगर 10% से स्टेप अप कर लेंगे तो करीब 1,67,00,000 रुपए की उम्मीद यहां पर की जा सकती है। टारगेट इनका 1.5 से 2 करोड़ का है, तो करीब टारगेट के पास ये पहुंच जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि 2,000 का जो हर महीने पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिलहाल में 7.10% का इंटरेस्ट मिलता है उस पर, उसी को अगर मानकर चले एवरेज, तो उससे भी ये करीब करीब 6,30,000 रुपया 15 साल का जो टोटल मैच्योरिटी होती है उसमें इकट्ठा कर सकते हैं। तो कुल मिला के टारगेट के आसपास ही है, पर जितना भी बढ़ा सके उसे बढ़ाते रहें और 10% से स्टेप अप ये जरूर कर लें। अच्छा, एनपीएस में इनका निवेश क्या है, हम एग्जैक्टली जानते नहीं है। 1,000 रुपये डाल तो रहे हैं लेकिन वो इक्विटी में डाल रहे हैं या इक्विटी डेट दोनों में है, तो इसका आकलन कैसे करें। बिल्कुल कविता जी, सही कहा आपने। देखिए एज्यूम ही किया जा सकता है। मैं मान के हाँ चल रहा हूं कि शायद ये बिल्कुल। जो मैक्सिमम अलाउड है, अब तो 100% तक भी अलाउड है, बट अगर इन्होंने पहले हाँ जो था 75% तक वो भी किया होगा तो 12%। अब हम जानते हैं कविता जी, इक्विटी में भी गारंटी नहीं है कि वो 12 मिलेगा कि 15 होगा या कम होगा। पर जब एज्यूम करना है और लॉन्ग टर्म में, तो 1,000 रुपया ही यहाँ पर है तो हमने टोटल मिलाकर 12 माना है। तो आप मान सकते हैं कि इक्विटी ने थोड़ा ज्यादा दे दिया, एनपीएस ने थोड़ा कम भी किया, तो एवरेज 12% की उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। और समय समय पर रिव्यू करते रहे पोर्टफोलियो को। और लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी निवेशक को अपना ज्यादा एलोकेशन
इक्विटी में रखना चाहिए। बस इस बात को समझते हुए कि शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव आएंगे और फिर आप घबरा के निकलना नहीं है, तब आप लॉन्ग टर्म में इक्विटी का फायदा उठा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आशीष नाकोटी का हम सवाल लेंगे। इन्होंने एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में निवेश कर रखा है, 5,000 रुपये 15 साल तक करना चाहते हैं, लेकिन क्या कंटिन्यू करें, ये इनका सवाल है। ओवरऑल आईटी प्रेशर में है ग्लोबली भी और भारत में भी हम देख रहे हैं उसका असर पड़ ही रहा है। और इन्होंने जो सेक्टर फंड ले रखा है, अब केवल यही इकलौता फंड है पोर्टफोलियो में, हम नहीं जानते ये और भी डाइवर्सिफाइड है। हालांकि डाइवर्सिफाइड फंड में भी आईटी एज एन एक्सपोजर मेरे ख्याल से कोई भी फंड मैनेजर इस सेक्टर को मिस नहीं करना चाहता। और ऐसे में बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जहां पर आपको आईटी में एक्सपोजर भी मिल पाएगा, लेकिन वो डाइवर्सिफाइड है, तो अगर एक सेक्टर ठीक नहीं चला तो दूसरा संभाल लेगा जो चल रहा होगा। बट इनके पास ये जो फंड है ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। अब कितना जोखिम अगर इन्होंने केवल यही फंड में पैसे लगा रखे हैं तो? देखिए, सीधा सीधा उत्तर है, अगर यही फंड इनके पोर्टफोलियो में है तो इनको निकल जाना चाहिए। वो मैं बाकी बातें एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन किसी भी इन्वेस्टर को सिर्फ अगर एक फंड में करना है तो वो लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप होना चाहिए या मैक्सिमम मल्टी कैप होना चाहिए। आप किसी सेक्टरल फंड से तो अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाएंगे, ऐसा मेरा सुझाव है। तो सीधा आंसर है, अगर इकलौता फंड है तो निकलना चाहिए। बट अगेन कविता जी, अभी आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे आईटी फंड को लेकर, क्योंकि हम जी अक्सर देखते हैं जब कोई सेक्टर या थीम अच्छा परफॉर्म करते हैं तो निवेशक अपना ज्यादा पैसा उस सेक्टर में लगा देते हैं। लेकिन कभी भी कोई भी सेक्टर हो हमेशा एक जैसा परफॉर्म नहीं कर सकता। और इस वक्त पर यदि आईटी सेक्टर की बात की जाए तो जैसा आपने कहा, ये अंडर प्रेशर है ग्लोबल स्लो डाउन वरीज की वजह से, या फिर रिड्यूस्ड स्पेंडिंग की वजह से, और तीसरा मुख्य कारण जो हम देख रहे हैं एआई की थ्रेट। हालांकि देखिए, मेरा मानना यह है कि निवेशकों को एआई को थ्रेट नहीं मानना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि बड़ी कंपनी, उदाहरण के तौर पर इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, ये कंपनी आज की डेट में एआई में बहुत ज्यादा काम नहीं कर रही है, पर ये उम्मीद तो कर सकते हैं कि ये जो आईटी जाइंट्स हैं ये भी आगे चलकर कुछ ऐसा करेंगे। तो अगर एआई का जमाना आएगा या आ रहा है तो बाकी टेक कंपनीज भी इस पर काम करेंगी। तो अगर किसी निवेशक ने एसआईपी कर रखी है इस तरह के फंड में और वो एक छोटा हिस्सा है पोर्टफोलियो का, मान लीजिए 10-15% का, तब आपको उसमें बने रहना चाहिए, क्योंकि आईटी ऐसा सेक्टर है या टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है जिस पर मेरे हिसाब से आगे आने वाला समय पूरा निर्भर करेगा। तो इसके लिए छोटे मात्रा में एसआईपी रखना गलत नहीं होगा। बट अगर आपके पोर्टफोलियो में लार्ज एलोकेशन है तो डेफिनेटली आपको एलोकेशन कम करना चाहिए। और यदि आपके पास मान लीजिए डाइवर्सिफाइड फंड्स है, और हम जानते हैं कि सभी डाइवर्सिफाइड फंड्स में आईटी का एलोकेशन ऑलरेडी काफी होता है, तो इसके लिए फिर आपको जरूरत नहीं है अलग से आईटी फंड लेने की। बट आशीष के लिए मेरा सिंपल आंसर है, अगर इकलौता फंड है निकल जाइए। अगर ये फंड आपके पोर्टफोलियो का सिर्फ 5%, 10% का एलोकेशन रखता है तो आप इसमें एसआईपी को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और राइट, चलिए तो यहाँ पर कुल मिला के ये सलाह आशीष के लिए आती हुई, और अगर इकलौता फंड है पोर्टफोलियो में, सिर्फ यही फंड है तो निकल जाइए, डाइवर्सिफाइड अगर हैं तो आपको रुकने की सलाह है। और राइट, इसी के साथ पेशकश को भी समाप्त करते हैं। पंकज जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, जुड़े आज और दर्शकों की लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग की आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते आपको भी हमारे व्हाट्सएप नंबर के बारे में बता देते हैं, जहां पर अपने सवाल आप छोड़ते आए हैं, लगातार अपने सवाल भेजते रहिए। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल डाल सकते हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।